नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम इसी का तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ। पिछली बार मैंने जो पहले और दूसरे लेक्चर के अंदर आपको बताया किस तरह से संवैधानिक विकास के तहत आपके इसी टॉपिक में ब्रिटिश गणतंत्र राजनीति कि किस प्रकार पहले वहाँ पे कैसे वंश आते हैं, वंशों के बाद ट्यूडर वंश के बाद में ट्यूडर वंश को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद सैनिक शासन आता है, सैनिक शासन के बाद पुनः ट्यूडर वंश आपका स्थापित होता है। ठीक, अब आप इसी तरीके से आपके कर्म में यदि ये मेंस में आता है तो आपको इतनी बातें बस शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको छोटी छोटी बातें इसमें मर्ज करनी पड़ती है। ठीक है, अब आपको शुरुआत से जब से मैंने विश्व इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किया है तो मैंने आपको एक मध्यम वर्ग के बारे में बताया था। ये मध्यम वर्ग हमेशा विश्व इतिहास के हर पहलू के अंदर आपको शामिल करना पड़ेगा। और एक फ्रांस की क्रांति आपको देखने को मिलेगी, पहली बार मानव के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसकी बात फ्रांस की क्रांति करती। तो ये दोनों चीज़ें आपको हर जगह ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन एक मध्यम वर्ग द्वारा ही तैयार किया हुआ देश है। इस मध्यम वर्ग का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना और अपने राष्ट्र को और राष्ट्रतंत्र को मजबूत बनाना था। इस क्रम में आप देखेंगे कि ब्रिटेन किस प्रकार बड़े बड़े उपनिवेश स्थापित किए जाते हैं। इन उपनिवेशों के लिए एक कथन भी था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन का सूरज अस्त क्यों नहीं होता? वो आपके एशिया के अंदर भी उसके उपनिवेश थे तो आपके अमेरिका में, यूरोप में भी उपनिवेश थे, अमेरिका वगैरह में उपनिवेश थे। तो इस वजह से जब वहाँ दिन होती तो वहाँ रात होती थी। इस प्रकार से उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ठीक है, अब मैं आज इसी टॉपिक को आगे लेते हुए यहाँ पे आपको खुद कोड का रखा है 1815 से लेके 50 तक। तो 1815 में आपको सबको मालूम है वियना कांग्रेस अधिवेशन, ठीक, जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ब्रिटेन के संदर्भ में बात की जा रही है। ब्रिटेन के संदर्भ में आप देखोगे कि 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 1800 से लेकर 1899 तक के कार्यकाल के अंदर, इस काल में ब्रिटेन में संसदीय राजनीति को प्रेरित करने वाले दो कारक उपस्थित होंगे। ठीक है, एक तो फ्रांस की क्रांति, जिसके अंदर जो मध्यम वर्ग के द्वारा की गई थी। मध्यम वर्ग ने सीमित राजतंत्र, खुली अर्थव्यवस्था की मांग की थी। तो इस मध्यम वर्ग की जो कार्यशैली थी उससे आकर्षित हुए ब्रिटेन के मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग वहाँ पे आकर्षित हुए तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी इस तरह के कार्य करने चाहिए। तो एक को देखकर दूसरा प्रेरित हुआ। तो यानी ये मध्यम वर्ग आपकी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होने का कारण क्या था कि आपके वहाँ के ब्रिटेन के मध्यम वर्ग प्रेरित होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपके ब्रिटेन में प्रारंभ होती है। इसका मेन रीज़न यही था कि उसके पास सबसे ज़्यादा उपनिवेश थे। दूसरी बात, उसके पास अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध थे। कच्चा माल उसे उपनिवेश से प्राप्त हो जाता था। उसके बाद वो वहाँ पे फैक्ट्रियों में वो उसको तैयार किया जाता, वापस पुनः उनको किसमें, आपके उपनिवेशों के अंदर बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाता था। तो इसलिए प्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ आपको यूरोप के संदर्भ में आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ब्रिटेन में जब ये औद्योगिक क्रांति होती है तो एक निम्न श्रेणी का वर्ग जो कार्य करता था, कार्य का मतलब जो श्रमिक का कार्य करता था, वो जो मजदूरी वगैरह करने वाले, ये लोग एक होने लगे। तो ये निम्न वर्गों का जो समूह था, श्रमिक आ गए, आपके छोटे कार्य दस्तकार आ गए, इन सब ने मिलके एक सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जब मैं बताऊंगा तब कार्ल मार्क्स ने इनको सर्वहारा वर्ग कहा है और इनको कहा है कि हर क्रांति को प्रेरित करने के लिए सर्वहारा वर्ग एक हो जाए और इस पूंजीवाद पे हथौड़े के रूप में प्रहार करे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे दो कारक आपको हमेशा देखने को मिलेंगे फ्रांस की क्रांति, जिसमें मध्यम वर्ग किस प्रकार से
प्रेरित होता है और उनका मध्यम वर्ग इससे प्रेरणा लेता है, ठीक है। वहाँ पे दूसरा औद्योगिक क्रांति, सर्वहारा वर्ग का जन्म, जो अपन क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग, क्योंकि आपने कुलीन वर्ग देख लिया, सामंत व्यवस्था देख, निम्न वर्ग वो होता है जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, ठीक। उसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश राजनीति और सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 19वीं सदी के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे कैसे सामाजिक ताना बाना किस प्रकार से प्रभावित होता है। इसमें कृषि, व्यापार तथा जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। अब कृषि के अंदर अत्याधुनिक आपके उपकरण यूज होने लगे, श्रमिक वर्ग की कम जरूरत पड़ने लगी। उसी प्रकार व्यापार वाणिज्य क्या हो गया, आपको मैंने बता दिया, उपनिवेश की वजह से, साम्राज्यवादी नीति की वजह से चारों तरफ इनका व्यापार वाणिज्य डेवलप हुआ। इसकी वजह से जब पैसा पूंजी आई तो उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, आदमी की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगे, जनसंख्या वृद्धि होने लगी, ठीक। दूसरा औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण आपको मालूम है एक निम्न वर्ग तैयार हो जाता है जो अपने अधिकारों की मांग करता है, इसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। पत्र पत्रिकाओं का योगदान। अब मैंने हमेशा कोई भी क्रांति होगी उसके अंदर आपके वैचारिक प्रेरित करने वाले जो विचारक हैं उनकी प्रेरणा जरूरी है। वो क्या करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, पत्रिका निकालेंगे, अपने संबोधन करेंगे, अपने विचार विमर्श करेंगे, तो ये पत्रिकाओं में पब्लिश होती है, तो ये भी क्या करती है, प्रेरणा का स्रोत बनती है, ठीक। उसके बाद नवीन विचारों का उद्गम। नवीन विचारों के अंदर आप देखेंगे उपयोगितावाद का सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत मतलब अधिक से अधिक व्यक्ति को क्या हो, लाभ प्राप्त हो। इसमें दो विचारक आते हैं, बेंथम और मिल। उसके बाद समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा के आपके ओटम, जेम्स ओटम ने ये परिभाषित की थी। इसने कहा था कि समाज के हर वर्ग, ऊपर से लेकर नीचे तक वर्ग को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके ऑक्सफोर्ड वही समाजवादी विचारधारा का संशोधित रूप है जिसको किसने, न्यूमैन द्वारा प्रोत्साहित किया गया। किसके द्वारा, न्यूमैन के द्वारा। उसके बाद है ईसाई समाजवाद। ईसाई समाजवाद में चार्ल्स किंग्सली इसके प्रतिपादक हैं। इन्होंने क्या कहा कि ईसाई धर्म की जो करुणा, दया की जो भावना है वो हर सामाजिक संगठन के अंदर क्या की जाए, यानी उसको प्रभावित किया जाए या उसको प्रेरित किया जाए, ठीक है। हर सामाजिक संगठन में ईसाई धर्म की करुणा की सामाजिक संबंधों में लागू करना चाहिए, ठीक है। ईसाई समाजवाद। मेथोडिस्ट आंदोलन, ये आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और वैसे आपको पता होना चाहिए। मेथोडिस्ट आंदोलन जिस प्रकार से आपके ऑक्सफोर्ड विचारधारा थी उसी प्रकार मेथोडिस्ट आंदोलन क्या था, ईसाई समाजवाद का ही, ईसाई धर्म की एक शाखा थी, ठीक है, जो मानवीय सुधारों में, यानी अब आपको मालूम है औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। इसकी वजह से एक वर्ग तो बिल्कुल पूंजीपति, उसके बाद आपके कुलीन वर्ग, उसके बाद मध्यम वर्ग, ये तो लाभ के बहुत भागीदारी बन रहे थे, लेकिन जो नीचे श्रमिक वर्ग था उसकी स्थिति आज भी भयावह थी। वो वहाँ पे बीमार पड़ा रहता, उनको एक बड़े छोटे छोटे बैरिकों में 4-4, 15-15, 16-16 आदमी वहाँ पे पड़े रहते अपने परिवार को छोड़ के। उस जगह एक बस्ती बन जाती, जैसे आज हमें स्लम देखने को मिलती है, कच्ची बस्तियाँ, उस रूप में पूरे ब्रिटेन में देखने को मिलती थी। अब उनकी जीवन शैली इतनी कठोर थी कि वो थोड़े दिन बाद ही किसी बीमारी में प्रेरित हो जाते और बीमारी की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर उनके बच्चों की भी यही स्थिति, ना उनकी कोई शिक्षा की व्यवस्था, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर तरीके से वो क्या थे, प्रताड़ित थे। तो इनके लिए जो मेथोडिस्ट आंदोलन होता है वो आपको देखने को मिलेगा मानवीय सुधारों की मांग की, कि आप इनको जानवर मत समझिए, इनको इंसान समझिए, इनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था कीजिए। तो इस प्रकार के आंदोलन देखने को मिलते हैं। अब राजनीतिक दलों का विकास होता है यहाँ पे 3 राजनीतिक दल देखने को मिलेंगे। एक है टोरी दल। कौन सा? टोरी किसका था? कुलीन वर्ग का। वही कुलीन वर्ग जिसने जो राजतंत्र से बिल्कुल करीबी था, राजतंत्र का समर्थक था, तो उस कुलीन वर्ग को तो क्या बोलते हैं, जिसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको देखने को मिला। टोरी दल कुलीन वर्ग का। विंग दल आपका मध्यम वर्ग का समर्थक था, मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन देता था, ठीक है।
विंगबर्ग। उग्र सुधारवादी ये जो दल था ये आपके दिखेगा निम्न वर्ग के लिए, और ये बाद में कायांतित हो जाएगा किसमें, चार्टिस्ट मूवमेंट में, चार्टिस्ट आंदोलन के अंदर, ठीक है, यही वाला वर्ग। इसके बाद आपको मध्यम वर्ग, ये दो, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो राजतंत्र से बिल्कुल यानी छत्र छाया जन्मजात इसको प्राप्त था, राजतंत्र का आशीर्वाद। इस वर्ग को दिक्कत होगी या निम्न वर्ग को दिक्कत होगी, तो मध्यम वर्ग की वही मांग, मध्यम वर्ग की एक मांग, सरकारी खर्च, फालतू का खर्चा रोको और इनकी राशियों में क्या करो, कटौती करो, किसी प्रकार का फालतू का खर्च मत करो, अधिक से अधिक लाभ करवाने की प्रवृत्ति। मध्यम वर्ग को ही मताधिकार होना चाहिए, यानी जो टैक्स देता है उसे ही, सार्वभौमिक मताधिकार की बात ये भी नहीं कर रहा, मध्यम वर्ग की वही मांग। मुक्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, यानी अधिक से अधिक आप क्या करो, व्यापार के लिए खोलो क्षेत्र, जिससे क्या हो, अधिक से अधिक समृद्धि आए। कौन लेवा एक अनाज कानून था, ठीक है, अनाज कानून, इसको क्या है, समाप्त करने की इन्होंने मांग की थी, ठीक है। सरकार का रुख, ये वर्ग ऐसा वर्ग था जिससे सरकार भी दबाना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं दबाना चाहती थी, क्योंकि सरकार को मालूम है कि उसको किसी भी कार्य की प्रगति के लिए धन की आवश्यकता है। धन किस प्रकार से आएगा, व्यापार वाणिज्य से। व्यापार वाणिज्य करने वाला वर्ग कौन सा है, मध्यम वर्ग। तो अब मध्यम वर्ग के पास जब संसाधन उपलब्ध होंगे तभी तो वो आगे टैक्स वगैरह पे करेगा, तो इसलिए इसको प्रयोग किया और इस पर कोई नरम पूर्वक इस क्रांति का दमन किया गया, ठीक है। इसमें इसकी बात मान ली। ब्रिटिश सरकार ने क्रमिक रूप से, ठीक है, कुलीन वर्ग तथा मध्यम वर्ग के हितों में सामंजस्य स्थापित करवाया, इसलिए ब्रिटिश में क्या हुआ, सर्वहारा क्रांति टल गई। कार्ल मार्क्स, जब मैं अभी बताऊंगा, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था सर्वहारा क्रांति के बारे में, ठीक है। तो लेकिन सर्वहारा क्रांति यहाँ क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों ने अपने आपस में हाथ मिला लिया। अब जो निम्न वर्ग था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपके कर रहे थे मध्यम वर्ग। अब जब उन्होंने हाथ मिला लिया तो बस ख़त्म बात, फिर तो किसी प्रकार का आंदोलन होने की उम्मीद ही नहीं थी। तो इस प्रकार से आपके सर्वहारा वर्ग की क्रांति औद्योगिक देश होते हुए भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, क्यों दोनों का गठजोड़ हो गया था। तो सर्वहारा क्रांति, इसका क्या, आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया कि अधिक से अधिक आर्थिक क्रियाओं को क्या दिया जाएगा, प्रोन्नत किया जाएगा, आपके लिए व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र बनाए जाएंगे, उपनिवेशों में व्यापार वाणिज्य बढ़ाया जाएगा हर तरीके से। 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम, जो आपके प्रधानमंत्री लॉर्ड ग्रे ये लेके आए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आबादी को मताधिकार दिया गया, तो इससे 6 लाख मताधिकार बढ़ गए, ठीक है, 6 लाख लोगों को मताधिकार देने का, मत देने का अधिकार मिला, ठीक है। कौन लेवा जो एक्ट था उसको समाप्त कर दिया, अनाज के कानून को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये थी आपकी मध्यम वर्ग की स्थिति। उसके बाद आप देखोगे निम्न वर्ग। अब निम्न वर्ग कोई भी मांग उठाएगा। अब आपको मालूम है कि आज भी वर्तमान दशा में भी आप देखते हो किसी भी देश काल परिस्थिति के अंदर निम्न वर्ग को मजदूर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था, ठीक। उसकी कोई मांग होती, पहले तो छोटी छोटी मांग, उन मांगों को भी नहीं माना जाता था, उसको मानने की बजाय उसको दमनपूर्वक दबा दिया जाता था कि उनका कोई स्थायित्व नहीं समझते थे। ये परंपरा ब्रिटेन में भी थी। ब्रिटेन में निम्न वर्ग क्या मांगता था, अपने अधिकारों के लिए। वो कहता, उसको बोलते कि ठीक है अभी अधिकार देते हैं, अधिकार देने के बाद उनको दमन कर दिया जाता। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कठोरतापूर्वक उनकी मांगों को क्या कर दिया था, दबा दिया जाता। इसमें दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, 2 घटनाएं होती हैं। एक है ब्लैक कैटियस मार्च। कौन सा, ब्लैक कैटियस मार्च। ब्लैक कैटियस मार्च में क्या होता है, ये 1816 की घटना है, यानी मार्च 1816 में। इसमें क्या करते हैं, ये अपनी मांग को लेकर मैनचेस्टर के बुनकर होते हैं, बुनकर मतलब जो कपड़े बुन के अपना स्वेटर या सूती वस्त्र बना, ये अपनी मांग पत्र को तैयार करते हैं, उसको रख के और पैदल मार्च करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, लंदन में पहुँच जाते हैं। अब लंदन में ये मांग पत्र देने के लिए आए थे, ये कोई लड़ने थोड़ी आए थे, लेकिन वही ब्रिटिश का अपना अनुशासनक रवैया, वो इस पर क्रिया करते हैं, इनको बुरी तरह से मारा जाता है और इनका दमनपूर्वक
इनका क्या कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है। हो गई ब्लैक मार्च ख़त्म। उसके बाद पीटर लू हत्याकांड 1819 में होता है। इसमें क्या होता है, अब आप सोचते हैं कि ब्रिटिश भारत के अंदर ही ये काम करते थे, ये इनके काल में इनके वहाँ पे भी यही हालत थी, लेकिन ये बात हो रही 19वीं शताब्दी में अपने यहाँ पे होने लग गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे प्रकार आप पढ़ते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये दुनिया भर के जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार इन्होंने निम्रतापूर्वक उसका दमन किया, उसी प्रकार ये वहाँ पे भी करते थे, लेकिन किसका करते थे, श्रमिक वर्ग का। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ब्लैक ब्लू एक जगह है ब्लैक लू, वहाँ पे ये श्रमिक संगठन बैठ के अपनी मांगों के लिए क्या बातें कर रहा था। वहाँ पे ये बोले कि अच्छा, तो इन्होंने अपनी सेना भेजी, सेना भेजने के बाद उनका दमन कर दिया, यानी कठोरतापूर्वक दमन किया गया। इसलिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कौन सा, पीटर लू हत्याकांड, श्रमिक समाज, जहाँ पे इनको गोलियों से और हर तरीके से इनका दमनात्मक रवैया। अब ये आ गया अपन 1820 के दशक में। ठीक है, 1820 का दशक का मतलब क्या हो गया, 1820 से लेकर 30 तक। इस काल के अंदर आप देखोगे कि श्रमिक वर्ग का जो नेतृत्व था वो मध्यम वर्ग के पास था। अब मध्यम वर्ग तो आपको मालूम है कि जैसे काल परिस्थिति के हिसाब से वो अपने आप का रुख हवा की तरह चेंज कर लेता है। जैसे फ्रांस के अंदर आपने देखा, वो पहले सीमित राजतंत्र का समर्थक था, बाद में गणतंत्र में आ गया। जब निम्न वर्ग वहाँ पे जैकोबिन क्लब ख़त्म होता है तो वो वापस क्या आता है, राजतंत्र की मांग करता है, और आपको किसको बैठा देता है, आपके नेपोलियन को। यहाँ पे भी ये इसने पहले विरोधी था कुलीन वर्ग के, लेकिन बाद में कुलीन वर्ग से क्या कर लेता है, साठगांठ कर लेता है, सर्वहारा क्रांति टल जाती है। तो 1820 में ये मध्यम वर्ग के अंदर नेतृत्व, लेकिन किंतु अब ये निम्न वर्ग समझ गया कि बोले हम इनके भरोसे तो हमें ऐसे ही दमन करवाएंगे, तो अब ये क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब ये खुद के ही नेता बनाते हैं, खुद की ही पत्रिका चलाते हैं, खुद के ही अपने विचार विमर्श करने की वो क्या नाम प्रणाली विकसित करते हैं। ठीक है, अलग पत्रिका, अलग कार्यक्रम, सब ये अपने अलग विकसित करते हैं। तो 1830 से 40 का दशक, यानी 1830 के दशक में 1830 का दशक और 1840 के दशक में ये लोग जब अपने अलग संगठन बनाते हैं तो इनको बोलते हैं चार्टिस्ट मूवमेंट। कौन सा, चार्टिस्ट मूवमेंट। श्रमिक असंतोष को किसके द्वारा, चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में, जिसका कठोरतापूर्वक दमन किया जाता है। बार बार इनको वही, इनकी दमनात्मक की कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब ये अपनी मांगों के प्रति उग्र हो जाते हैं। लेकिन एक बात देखी जाती है, ये अपनी मांग मताधिकार वताधिकार पे, राजनीतिक अधिकारों की बजाय ये कहाँ पे घूम जाते हैं, औद्योगिक, यानी राजनीतिक मामलों की तरह, राजनीतिक मामलों की मांग ना करके अब ये आर्थिक मामलों की मांग करने लग जाते हैं। तो ये एक ट्विनिंग पॉइंट था ब्रिटेन के अंदर, कि जो मांग इनकी पहले थी राजनीतिक रूप से कि हमें ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, अब ये आर्थिक रूप से कैसे हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों की ब्रिटिश श्रमिक आंदोलन में राजनीतिक मांगों से आर्थिक मांगों की ओर मुड़ गया, जिस फिर प्रथम औद्योगिक क्रांति ने सर्वहारा क्रांति की संभावना को टाल दिया। क्यों टाल दिया, टाला क्यों, एक तो आपके मध्यम वर्ग वाला ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव। अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद मतलब इतने उपनिवेश थे कि वहाँ पे इतने कार्य थे, तो इस वजह से इनका विरोध कम ही होता था। ठीक है, दूसरा निम्न वर्ग के विरुद्ध कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग ने हाथ मिला लिया। अब इनकी संख्या कम थी। अब ये तो है नहीं कि जैसे आपको निम्न वर्ग इतना संगठित हो जाए कि जिस प्रकार से वो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को, लेकिन वहाँ पे मध्यम वर्ग उनसे मिला हुआ था। अब यहाँ पे ये कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के विरुद्ध क्या हुआ, निम्न वर्ग का संगठन विकसित हो गया। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश राज्य का लोक कल्याणकारी समूह, अब इन्होंने भी लोक कल्याणकारी, क्योंकि यहाँ पे मिशनरी आपके ईसाई धर्म में मिशनरी ये सब के सब लोक कल्याण के कार्य करने लगे। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा ख़त्म। ठीक है, ये मैंने एक छोटे से शॉर्ट नोट्स में आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमने अब तक पढ़ा है उसका जैसे आपको लिखित में होगा तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन बना कैसे, इसका भी एक शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिया, जिसमें आप देखेंगे अत्याधुनिक मैप है ये, जिसमें ऊपर की तरफ है उत्तरी आयरलैंड, दक्षिण की तरफ आपके आयरलैंड गणराज्य। कौन सा, आयरलैंड गणराज्य। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे
इधर आता है स्कॉटलैंड, फिर ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ पे आपके इंग्लैंड, ठीक है। यानी इन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम, ग्रेट ब्रिटेन। अब कैसे बोलते हैं, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। लंबी चलने वाली प्रक्रिया यानी धीरे धीरे इसने विकास किया, उसके बाद साम्राज्यवादी नीति, फिर उपनिवेशवादी नीति, उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं आप किस तरह से मध्यम वर्ग करेगा, फिर श्रमिक वर्ग करेगा, इस तरह से ये विकसित होकर आपके राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। ये लंबे चलने वाली प्रक्रिया थी। इसमें विभिन्न समूह मतलब न जातीय मतलब एथनिक ग्रुप, यानी विभिन्न समूह का मतलब अलग अलग नस्ल के लोग थे, लेकिन वो सब अब एकीकृत कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेज भी थे, वेल्स भी थे, स्कॉट भी थे, आयरस, न जातियों के विभिन्न समूह थे। अब ये एकीकरण होता है। 1688 के अंदर मैंने बताया थी गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति। इसके तहत क्या किया, राजतंत्र को तो मार दी ठोकर। अब किसके पास आ गया, संसद के पास अधिकार आ जाते हैं, ठीक है। तो संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाता है 1688 के अंदर, ठीक है, संसद के माध्यम से। और इंग्लैंड क्या होता है, इसके अंदर केंद्र में होता है, ठीक। अब दूसरा होता है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंदर किसके बीच में होता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में होता है, किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इस तरह से स्कॉटलैंड को इन्होंने अपने अधीन कर दिया और प्रभुत्व किसका हो गया, ब्रिटेन का स्कॉटलैंड पे प्रभुत्व विकसित हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या बन जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा आयरलैंड, बगल का पड़ोसी आयरलैंड। अब यहाँ पे क्या होता है, दो धर्म जो धार्मिक रूप से बटा हुआ होता है, एक तरफ होता है कैथोलिक, दूसरी तरफ होता है प्रोटेस्टेंट। अब जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, कैथोलिक ज़्यादा होते हैं। अब ये सोचते हैं कि इसको हमें शामिल करना है, अपने राज्य में मिलाना है, तो राष्ट्र राज्य का निर्माण करते प्रक्रिया में तब वही ब्रिटेन की कि फूट डालो राज करो, तो इन्होंने वही किया। प्रोटेस्टेंट को क्या किया, सपोर्ट किया। प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया तो कैथोलिक को दबाने के लिए। अब कैथोलिक उग्र हो गए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब उनका विद्रोह हुआ कैथोलिकों के ब्रिटेन के विरुद्ध। तो इसके कौन नेतृत्व करता है, वॉल्फ टॉन तथा उसकी यूनाइटेड आयरस मैन 1798 में, ठीक है। इस विद्रोह को दमन पूर्वक दबा दिया गया और उसके बाद 1801 के अंदर क्या करते हैं, आयरलैंड का विलय हो जाता है। देखो ये हो गया 1707 के अंदर गया, ये गया 1801 के अंदर, ठीक है। आयरलैंड भी ख़त्म और आपका स्कॉटलैंड भी ख़त्म। तब आपको आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में कौन दिखता है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब ग्रेट ब्रिटेन का विलय कर लिया जाता है, ठीक। उसके बाद ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो इन जो उपनिवेश, जो इनके राज्य जो इन्होंने कब्जे में लिए थे आयरलैंड और स्कॉटलैंड में, वो लागू कर दिए जाते हैं। ब्रिटेन का झंडा कौन सा है, यूनियन जैक। और यहाँ पे कौन सा इनका सॉन्ग है, जैसे अपने यहाँ पे नेशनल एंथम है, वैसे वहाँ पे कौन सा है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये सॉन्ग इन सब में लागू कर दिया जाता है। नमस्कार।